इसी शहर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अब्दुल गफूर था। अब्दुल गफूर आला दर्जे का काहिल और आराम पसंद नौजवान था। मेहनत करने से ऐसे भागता था जैसे बिखरी बारिश से डर कर भागती है। अब्दुल गफूर के वालिद का बहुत अरसा पहले इंतकाल हो चुका था। इसकी माँ मेहनत मजदूरी करके अपना और उसका पेट पालती रही, मगर जब वो बहुत बूढ़ी हो गई और इसमें काम करने की हिम्मत ना रही तो इसने बार बार अब्दुल गफूर को ताकीद करना शुरू कर दी कि वो मेहनत मजदूरी करके खाने पीने का इंतजाम करे। अब्दुल गफूर तो था ही काहिल। सुबह सवेरे इसकी माँ इसे झंझोड़ कर उठाती और कहती, ए नामकूल अब्दुल गफूर, ओटे बदबख्त, सूरज सर पर चढ़ आया और तो सो रहा है, जा और जाकर मेहनत मजदूरी कर वरना फाके होने लगेंगे। अब्दुल गफूर कसमसा कर उठता और चाय पीकर बाहर की तरफ चल देता। बाहर उधर उधर टहलता और दोपहर को घर लौट आता। माँ बुरा भला कहकर खाना दे देती। अब्दुल गफूर जैसे ही खाना खाकर सोने के इरादे से चारपाई की तरफ बढ़ता, इसकी माँ डांट डपट कर इसे बाहर जाने पर मजबूर कर देती। घर से बाहर आकर वो इधर उधर यूं ही घूमता रहता और कहीं बैठकर बातें बनाना शुरू कर देता। शाम का अंधेरा फैलते ही घर का रुख करता। इसकी माँ इसे बुरा भला कहती और फिर ममता से मजबूर होकर खाना दे देती। खाना खाकर अब्दुल गफूर मजे से चारपाई पर लेटकर खर्राटे लेता। रोजाना ऐसा ही होता। आखिर वो दिन भी आया कि फाके होने लगे। इसकी माँ सोचती थी कि अगर ये कमाएगा नहीं तो मेरे मरने के बाद ये क्या करेगा, इसकी शादी कैसे होगी। यही सोचकर वो इसे लानत मिलानत करती रहती, मगर अब्दुल गफूर भी इस लानत मिलानत का आदी हो चुका था। काम काज करना तो दूर की बात, काम करने के बारे में सोचता भी नहीं था। एक दिन इसकी माँ को ऐसा गुस्सा आया कि इसने अब्दुल गफूर को सुबह की चाय भी ना दी। इसका हाथ पकड़कर दरवाजे तक लाई और कहा, आज तो तभी खाना खाएगा जब कुछ कमा कर लाएगा। अब्दुल गफूर ने अपनी माँ की खूब खुशामद की, मेरी अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, सुबह की चाय तो पिला दो। मगर उसकी माँ ने साफ इनकार कर दिया। मजबूर होकर अब्दुल गफूर घर से बाहर निकल आया और मुंह लटकाए गलियों में भटकने लगा। चलते चलते चौराहे तक आ पहुंचा। वहां पर भीड़ जमा थी। अब्दुल गफूर भी इस भीड़ की तरफ चला गया। एक ऊंची जगह पर खड़ा होकर बादशाह का एक मुलाजिम ऊंची आवाज में ऐलान कर रहा था, लोगों सुनो, गौर से सुनो, बादशाह सलामत का फरमान सुनो। जैसा कि तुम लोगों को मालूम है, शहर में एक शेर आ गया है। ये शेर आदमखोर है और अब तक कई लोगों को खा चुका है। बादशाह सलामत का फरमान है कि जो भी इस शेर को जिंदा या मुर्दा बादशाह के सामने पेश करेगा, इसे बहुत से इनामात से नवाजा जाएगा। ऐलान खत्म होते ही भीड़ छटने लगी। अब्दुल गफूर भी एक तरफ को चलने लगा। वो सोचने लगा कि अगर मैं शेर को पकड़ लूं तो कितना अच्छा होगा। बादशाह से इनाम मिलेगा और सब मुझे बहादुर समझेंगे। लोग मेरी तारीफ करेंगे और मेरी माँ कितनी खुश होगी। ये सोचते सोचते अचानक इसे चाय की याद आ गई। अब वो चाय के बारे में सोच रहा था। अरे बेटा अब्दुल गफूर, पीछे से किसी ने आवाज दी। अब्दुल गफूर ने पीछे मुड़कर देखा तो अच्छी आपा खड़ी थी। अच्छी आपा मोहल्ले की औरत थी और मोहल्ले के लोग उन्हें आपा कहते थे। वो अक्सर अब्दुल गफूर के घर आती जाती रहती थी। बूढ़ी आपा दुनिया में तन्हा थी। अस्सलाम अलैकुम आपा, अब्दुल गफूर ने पेशानी तक हाथ ले जाते हुए कहा। जीता रहे बेटा, अल्लाह तेरी लंबी उम्र करे, अच्छी आपा ने हंसते हुए कहा। आपा इतनी सुबह सुबह कहाँ चले? कोई काम ढूंढने जा रहा था आपा। अम्मा ने सुबह सवेरे घर से निकाल दिया और कहा कि जब तू काम करेगा तभी तुझे खाना मिलेगा। अब्दुल गफूर ने बताया। अरे ये तो बहुत अफसोस हुआ। बूढ़ी आपा ने अफसोस का इजहार किया। चल बेटे अब्दुल गफूर, मेरे घर चल, मैं तुझे चाय पिलाऊंगी और 2 रुपए भी दूंगी। बस तुझे मेरा एक काम करना होगा। बेटा वो मेरा गधा है ना? हाँ हाँ, अब्दुल गफूर ने सर हिलाते हुए कहा। बेटा वो मरदूद कल रात से गायब है, रस्सी तोड़कर भाग गया, तो इसे ढूंढ ला, मैं तुझे 2 रुपए दूंगी। अच्छा आपा, मैं इसे ढूंढ लाऊंगा, अब्दुल गफूर ने कहा। चल बेटे अब पहले चाय पी ले। बूढ़ी आपा ने अब्दुल गफूर का हाथ पकड़कर कहा। चाय पीकर अब्दुल गफूर गधे की तलाश में निकल गया। वो गलियों मोहल्लों और सड़कों पर भटकता रहा। घूमते घूमते दोपहर हो गई और फिर शाम हो गई। मायूस होकर अब्दुल गफूर अच्छी आपा के घर लौटा। अभी वो अच्छी आपा के घर से थोड़ी ही दूर था कि बादल घूम आए और हल्की हल्की बारिश पड़ने लगी। अब्दुल गफूर तेज तेज कदम उठाता अच्छी आपा के घर तक पहुंचा। तेज तेज बारिश होने लगी। इसने अच्छी आपा को बताया कि इसका गधा बहुत तलाश करने पर भी ना मिला। ये सुनकर अच्छी आपा गधे को बुरा भला कहने लगे। बारिश बहुत तेज थी, इसलिए अब्दुल गफूर वहीं रुक गया।
अच्छी आपा चाय बनाने लगे। अच्छी आपा का कच्चा मकान था और ऊपर खपरेल पड़ी हुई थी। तेज बारिश की वजह से खपरेल जगह जगह से टपक रही थी। अब्दुल गफूर बोला, आपा एक शेर भी तो आ गया है, कई आदमियों को खा लिया। सुबह ऐलान हो रहा था, अरे बेटे लानत भेज शेर पर, मैं ना शेर से डरती हूं ना हाथी से, मुझे तो कम बख्त इस टपके से डर लगता है, सारी चीजों का नाश हो जाता है। अच्छी आपा टपकते हुए खपरेल की तरफ इशारा करते हुए बोले, हाँ आपा ये टपका तो होता ही बुरा है। अब्दुल गफूर ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। ये भी अच्छा इत्तेफाक हुआ कि जब अब्दुल गफूर और बूढ़ी आपा आपस में बातें कर रहे थे, इसी वक्त वो आदम खुरशेर तेज बारिश से बचने के लिए अच्छी आपा के घर की दीवार के नीचे खड़ा था। क्योंकि दीवार कच्ची थी और दीवार में जगह जगह से सुराख थे, इसलिए शेर ने उनकी एक एक बात अच्छी तरह सुन ली। शेर सोचने लगा कि ये टपका क्या चीज है जो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है, और ये औरत और ये नौजवान दोनों इसे बुरा भला कह रहे हैं, और औरत तो यहाँ तक कह रही है कि वो हाथी और शेर से भी नहीं डरती, बस टपके से डरती है। शायद ये टपका कोई बहुत खतरनाक मखलूक है। जैसे ही बारिश रुकी, शेर जंगल की तरफ चल दिया। अब्दुल गफूर भी घर जाने के लिए उठा। अच्छी आपा ने कहा, प्यारे बेटे बस एक बार और जंगल की तरफ नजर मारते हुए चले आना, शायद वो नामकूल वहां घास चर रहा हो। अच्छा आपा, देख लूंगा, अब्दुल गफूर ने गधे की रस्सी हाथ में पकड़ते हुए कहा। शाम को अब्दुल गफूर जंगल की तरफ गया। अंधेरा खूब फैल चुका था। अब्दुल गफूर आंखें चंचनाती हुए आगे देखता हुआ बढ़ रहा था कि अचानक वो नजर आ गया। वो दरअसल एक शेर था जो एक दरख्त के नीचे खड़ा होकर ऊँग रहा था। अंधेरे की वजह से अब्दुल गफूर इसे गधा समझकर तेजी से इसकी तरफ बढ़ा। दो लातें इसे जमाई और बोला, यहाँ खड़ा है कम बख्त, दिन भर तुझे ढूंढता रहा, थोड़ी देर पहले मिल जाता तो बूढ़ियां मुझे 2 रुपए दे देती। शेर अचानक नाजिल होने वाली इस मुसीबत से घबरा गया। अचानक इसका जहन इस टपके की तरफ गया और सोचने लगा कि शायद ये टपका ही है। इतनी देर में अब्दुल गफूर ने रस्सी का फंदा बनाकर उसके गिले में डाल दिया। फिर 2 लातें इसकी पीठ पर जमाई और इसे अपने साथ साथ खींचने लगा। शेर समझ गया कि इसे टपके ने पकड़ लिया है, और टपके से तो वो पहले ही डरा हुआ था। शेर अब्दुल गफूर के पीछे पीछे चलने लगा। घर पहुंचकर अब्दुल गफूर ने गधे के गुम होने से लेकर उसके मिलने तक की सारी कहानी अपनी माँ को सुनाई और ये भी बताया कि सुबह इसे मजदूरी के 2 रुपए मिल जाएंगे। माँ ने खुश होकर पूछा, गधा कहाँ है? मैंने इसे दरवाजे पर बांध दिया है और दरवाजे की कुंडी भी लगा दी है, अब्दुल गफूर ने बताया। अब्दुल गफूर ने खूब डटकर खाना खाया और फिर आराम से सो गया। सुबह जब आसमान पर सूरज की लाली नमूदार हुई और रात की खामोशी चिड़ियों की चहचहाहट से टूटने लगी तो शेर ने एक अंगड़ाई ली और जोर से देवड़ा। अब्दुल गफूर सुकून से सो रहा था। देवड़ सुनकर अचानक उछल पड़ा। पास वाली चारपाई पर नजर पड़ी तो उसकी माँ उठकर भाग रही थी। वो झट से कमरे में घिसी और दरवाजा बंद कर लिया। अब्दुल गफूर समझ गया कि घर में शेर घुस आया है। छलांग मार कर माँ की चारपाई पर गया और वहां से ऊपर चढ़कर खपरेल पर जा बैठा और डर के मारे कांपने लगा। शेर जिस वक्त देवड़ा था, इसी वक्त बादशाह के सिपाही गिल्ली से गुजर रहे थे। उन्होंने समझ लिया कि शेर इसी घर में मौजूद है। एक सिपाही ने दरवाजे की झड़ी में से झांक कर देखा तो इसे शेर रस्सी से बंधा हुआ नजर आया। इसने अपने साथियों को बताया कि इस घर के मालिक ने शेर को रस्सी से पकड़ लिया है। सिपाही फौरन दौड़े दौड़े बादशाह के पास गए। बादशाह ने फौरी लोहे का पिंजरा तैयार करने का हुक्म दिया और इस बहादुर आदमी को भी साथ लाने का कहा जिसने शेर को जिंदा पकड़ लिया था। सिपाही पिंजरा लेकर आए, दरवाजा तोड़ा गया और किसी न किसी तरह उन्होंने शेर को पिंजरे में बंद कर लिया। जैसे ही अब्दुल गफूर को खबर हुई कि शेर को पिंजरे में बंद कर लिया है, वो फौरन कूद कर नीचे आया और अपनी माँ को समझा दिया कि किसी पर ये राज खोलने न पाए कि मैं गधे के धोखे में शेर को पकड़ लाया था। माँ ने इसकी बात मान ली। एक आलीशान सजे सजाए घोड़ा गाड़ी पर बैठकर जब अब्दुल गफूर बादशाह के महल की तरफ रवाना हुआ तो मोहल्ले वाले हैरानी से अब्दुल गफूर की तरफ देख रहे थे। उनके ख्वाब ख्याल में भी ये बात न थी कि इतना बड़ा काहिल कामचूर इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम देगा। अब्दुल गफूर गर्दन अकड़ाई घोड़ा गाड़ी पर बैठा था और निगाहें टेढ़ी किए मोहल्ले वालों को देख रहा था। बादशाह भी हैरान था कि एक नौजवान ने वो काम कर दिखाया जो उसकी फौज से अब तक न हो सका। बादशाह बार बार अब्दुल गफूर की पीठ पर हाथ मारता और उसकी तारीफ करता। अब्दुल गफूर को इसकी बहादुरी के बदले 5000 सोने की अशरफियों, 2 कीमती घोड़ों, 20 नौकर चाकर और एक आलीशान घर रहने के लिए बादशाह की तरफ से मिला। अब्दुल गफूर और उसकी माँ की किस्मत ही बदल गई।
आगे पीछे नौकर चाकर और खाने के लिए एक से एक उम्दा खाने थे। अब्दुल गफूर पहले जितना काहिल था इससे दुगना ज्यादा काहिल हो गया। सुबह 10 बजे सोकर उठता और नौकर मुंह हाथ धुलाते, 11:30 बजे नाश्ते से फारिग होता और जब घर से निकलता तो घोड़ा गाड़ी उसके लिए तैयार मिलती। घोड़ा गाड़ी में बैठकर वो बादशाह के महल की तरफ जाता और बादशाह इसकी बहुत तारीफ करता। फिर वो घर वापस लूट आता और बाकी सारा वक्त काहिली की नजर हो जाता। अब दरबार में अब्दुल गफूर बादशाह का एक अहम और पसंदीदा शख्स था। ये बात बादशाह के वज़रा और दूसरे मुलाजिमीन को नापसंद थी। वो अब्दुल गफूर से हसद करते और उसकी काहिली की बना पर इसे टट्टू कहते। दिन यूं ही गुजरते रहे। एक दिन बादशाह को पता चला कि दूसरे मुल्क का बादशाह उसके मुल्क पर हमला करने वाला है। ये इत्तला पाकर बादशाह परेशान हो गया। इसने दरबार लगाकर मशवरे करना शुरू कर दिए। उधर अब्दुल गफूर से हसद करने वाले सड़े वज़रा और दूसरे मुलाजिमीन ने आपस में खिचड़ी पकाना शुरू कर दी कि कैसे इस मामले में अब्दुल गफूर को फंसाया जाए। रोजाना सकीमें बनती और फेल होती रहती। आखिर एक वजीर के जहन में एक तरकीब आ ही गई। वो खुश होकर अपने साथियों से बोला, अब देखो कैसे इस अब्दुल गफूर का सफाया होता है। अगले दिन जब दरबार लगा तो बादशाह ने वजीर से कहा, औज को तैयारी का हुक्म दिया जाए। हमें इत्तला मिली है कि पड़ोसी मुल्क का बादशाह अपनी फौज लेकर हमारी हुदूद में दाखिल हो चुका है और एक बड़े मैदान में अपनी फौज के साथ ठहरा हुआ है। वजीर बोला, बादशाह सलामत, अगर गुस्ताखी मुआफ हो तो कुछ अर्ज करो, कहो क्या कहना चाहते हो। बादशाह सलामत, फौज तो बाद में भी तैयार हो जाएगी। हमारे यहाँ एक ऐसा आदमी है जो अकेले एक फौज के बराबर है। मेरा मतलब है अब्दुल गफूर साहब। वो शेर को पकड़ लाए थे। मेरे ख्याल में वो पड़ोसी मुल्क के बादशाह और उसकी फौज के लिए अकेले ही काफी है। फौरन ही दूसरे वज़रा ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई। बादशाह के जहन में ये बात आ गई। इसने फौरन अब्दुल गफूर को हाजिर होने का हुक्म दिया। अब्दुल गफूर जब वहां हाजिर हुआ और जब हाजिर होने का मकसद पता चला तो पसीने छूट गए। बादशाह का हुक्म था, इसलिए इनकार करना अपनी मौत को दावत देने के बराबर था। बादशाह नसीहतें करता रहा, कामयाबी का यकीन दिलाता रहा और फिर अब्दुल गफूर के हाथ में तलवार थमाकर अस्तबिल की तरफ ले गया। अस्तबिल में बहुत से शानदार घोड़े मौजूद थे। बादशाह ने कहा, इनमें से एक घोड़ा अपनी मर्जी से पसंद कर लो। अब्दुल गफूर इतने सेहतमंद घोड़ों को देखकर कांप कर रह गया। दिल में ख्याल आया कि कहीं कोई घोड़ा मुझे ऊपर से पटक कर कुचल ही ना दे। अचानक एक घोड़े पर नजर गई, दुबला पतला और शायद पीर से लंगड़ा भी, क्योंकि एक टांग उठाए खड़ा था। अब्दुल गफूर को लगा कि शायद ये घोड़ा बीमार हो और बूढ़ा भी। अब्दुल गफूर ने इस घोड़े की तरफ इशारा किया। बादशाह ने अब्दुल गफूर की पीठ पर हाथ मारा और कहा, शाबाश, हम तुम्हारी नजर की दाद देते हैं। तुम हमेशा अच्छी चीज ही पसंद करते हो। ये हमारे अस्तबिल का सबसे अच्छा घोड़ा है। अब्दुल गफूर ने घोड़े की तरफ देखा और दिल में सोचा, शानदार घोड़ा। ये मरियाल घोड़ा पर जहन गई और फिर अब्दुल गफूर इस पर सवार हो गया। बादशाह ने इसे दुआएं देते हुए सफर पर रवाना किया। घोड़ा कुछ देर तो लंगड़ा कर आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। फिर अचानक इसने फुर्ती ली और जोर जोर से दौड़ने लगा तो अब्दुल गफूर के होश उड़ गए। घोड़ा ऐसे दौड़ रहा था जैसे हवा में उड़ रहा हो। अब्दुल गफूर डर के मारे इसकी कमर पर चिपक गया और दोनों हाथों से इसकी गर्दन पकड़कर आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। घोड़ा दौड़ता रहा और दौड़ता रहा। अब्दुल गफूर उसकी गर्दन से चिपक कर अपनी मौत का इंतजार करता रहा। अचानक अब्दुल गफूर को एक दरख्त नजर आया। इसने दिल में सोचा, अगर मैं एक हाथ से इस दरख्त को पकड़ लूं तो इस दरख्त पर लटकता रह जाऊंगा और घोड़ा आगे निकल जाएगा। ये सोचकर उसने एक हाथ हवा में लहराया। दरख्त जैसे ही करीब आया, अब्दुल गफूर ने इसके गिर्द अपना हाथ जमा लिया। घोड़े को झटका लगा। वो जैसे ही अपनी दो टांगों पर खड़ा हुआ तो अब्दुल गफूर ने भी अपनी टांगों से घोड़े को मजबूती से पकड़ लिया ताकि गिर ना पड़े। घोड़े ने जोर लगाया तो दरख्त जड़ से उखड़कर अब्दुल गफूर के हाथ में आ गया। घोड़ा फिर इसी रफ्तार से दौड़ने लगा। अब्दुल गफूर डर के मारे दरख्त को हाथ में पकड़े रहा। दूसरी फौज के बादशाह ने सिपाही को हुक्म दिया कि किसी ऊंची जगह पर खड़ा होकर देखें कि दूसरी फौज आ रही है या नहीं। सिपाही हुक्म मिलते ही एक ऊंचे टीले पर चढ़ गया और सामने देखने लगा। फिर चौंका घबरा कर पीछे हटा और लुढ़कता हुआ नीचे पहुंचा। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? अरे हुकूमत, बादशाह सलामत, एक आदमी दरख्त ला रहा है मारने के लिए। क्या बकता है अहमक? बादशाह ने गुस्से से कहा और फिर घोड़े से उतरकर खुद टीले पर चढ़ गया। बादशाह टीले पर चढ़ा तो इसका भी यही हाल हुआ।
घबरा कर नीचे उतरा और चीख कर बोला, वापसी, जल्दी जल्दी भागो, अल्लाह की पनाह, एक आदमी दरख्त ला रहा है, पता नहीं दूसरे मारने के लिए क्या क्या ला रहे होंगे। और दुश्मन की फौज सर पर तीर रखकर वहां से भाग गई। और फिर घोड़ा भी वहीं पर आकर रुका जहां दूसरे मुख की फौज रुकी थी। मैदान बिल्कुल खाली था। घोड़ा जैसे ही रुका, अब्दुल गफूर नीचे उतर गया, जमीन पर बैठकर हाँफने लगा। जब सांस काबू में आई तो खाली मैदान में नजर दौड़ाई। घोड़ा कुछ दूर पानी पी रहा था और मैदान बिल्कुल खाली पड़ा था। अब्दुल गफूर समझ गया कि दूसरी फौज भाग चुकी है। थोड़ी देर में बादशाह भी अपनी फौज को लेकर मैदान में पहुंच गया। यहां सिर्फ घोड़ा था, अब्दुल गफूर और जड़ से उखड़ा हुआ दरख्त। बादशाह ने फौरन घोड़े से उतरकर अब्दुल गफूर की पीठ पर हाथ फेरा और फौज से मुखातिब होकर कहा, देखा तुमने इस बहादुर सिपाही को? ये दरख्त उखाड़कर दुश्मनों का मुकाबला करने आया था। अब्दुल गफूर से हसद करने वाले हैरान और परेशान खड़े थे। इस कारनामे पर भी अब्दुल गफूर को बहुत से इनामात से नवाजा गया और बादशाह ने इसे अपना वजीर बनाने का ऐलान कर दिया। अब्दुल गफूर लूट कर घर आया और अपनी मां को सारा हाल सुनाकर कहा, अम्मा, बेहतर यही है कि ये शहर छोड़ दिया जाए। 2 दफा तो इत्तेफाक था जिसे कारनामा समझ लिया गया, मगर तीसरी बार ना जाने क्या हो, इसलिए हम रातों रात अपना सामान लपेट कर यहां से निकल चलते हैं। जान है तो जहां है, वैसे भी हमारे पास बहुत दौलत जमा हो गई है। फिर इसी रात अब्दुल गफूर और उसकी मां ने खामोशी से वो शहर छोड़ दिया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।